वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का डेली न्यूज डाइजेस्ट में तैयारी 360 इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अप्रैल है और आज हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक मिटिगेशन की और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये दोनों जो इश्यूज हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडो मॉरिशस टैक्स ट्रीटी की, यूकेज रवांडा प्लान और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो कि हो रहा है चेस का, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। बिकॉज दीज डेज लास्ट ईयर हमने देखा कि कैसे यूपीएससी ने स्पोर्ट्स और गेम्स से जुड़े हुए सवाल भी पूछे हैं, तो ये इस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अर्थक्वेक मिटिगेशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है हिंदू में जिसमें ताइवान में जो अर्थक्वेक आया है और बेसिकली द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ताइवान इन क्वेक रेजिलियंस, रेजिलियंस की बात की जा रही है। रेजिलियंस, मिटिगेशन, अडॉप्टेशन, ये जो वर्ड्स हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो रेजिलियंस का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अगर आप डिक्शनरी को देखोगे तो रेजिलियंस का मतलब होता है योर एबिलिटी टू बाउंस बैक। प्रीलिम्स नहीं निकला पिछले साल, तो कितना जल्दी आप बाउंस बैक होके वापस पढ़ाई करने के लिए तरफ जाते हो, दैट इज योर रेजिलियंस। सो अगर अर्थक्वेक आता है, डैमेज होती है प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइव्स होता है, जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसरप्ट होता है, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डे टू डे लाइफ डिसरप्ट होती है, तो कितना जल्दी इफेक्टिवली वो बाउंस बैक कर सकते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में, इसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। तो ताइवान का एग्जांपल यहाँ पे साइट किया जा रहा है एज एन केस स्टडी, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब अर्थक्वेक रेजिलियंस की बात होगी तो ताइवान एज ए केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट, बट इंडिया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे ताइवान के ऊपर सवाल नहीं पूछेगा मेंस में, वो पूछेगा इंडिया की अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर से हैं वो हम ले सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है आप देख रहे हो, बात कर रहे हैं कि कैसे बेसिकली इन द लास्ट 2 डिकेड्स मल्टीपल इवेंट्स ऑफ अर्थक्वेक्स हैव टेकन प्लेस। अभी कुछ महीनों पहले हमने देखा, बेसिकली 1.5 ईयर ऑलमोस्ट, दैट टर्की में एक बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक आया था। तो उसमें भी टर्की सीरिया बॉर्डर की बात की जा रही है। और ताइवान में भी अभी जो अर्थक्वेक आया है 7.4 मैग्नीट्यूड का अप्रैल 3 को, तो उसकी कैसे उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया, बेसिकली हाउ वेल दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक, उसके ऊपर बात इस आर्टिकल में की जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक इज सिंपली ए सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट्स सीस्मिक वेव्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फोकस हो गया, आल्सो नोन एज द हाइपोसेंटर। ये वो पॉइंट होता है जहां अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। ईपी सेंटर वो पॉइंट होता है बेसिकली जो डायरेक्टली जहां से ओरिजिनेट हुआ हाइपोसेंटर के जस्ट उसके डायरेक्टली अबव है। आफ्टर शॉक्स, स्मॉल अर्थक्वेक्स आपको बाद में फील हो सकते हैं, कोई मेजर अर्थक्वेक आया है तो स्मॉल मूवमेंट्स फील होते हैं। और सीस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ एनर्जी that travel through the earth crust and cause ground shaking during an earthquake. So these are the basic terms. अगर हम देखें हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, तो सबसे अंदर नीचे कोर है जो कि सॉलिड और लिक्विड पोर्शन है, देन यू हैव अ मेंटल एंड देन यू हैव ए क्रस्ट। तो मोस्टली जो अर्थक्वेक आते हैं ये आपको मेंटल के ऊपर ही मिलेंगे, जो लिथोस्फेयर का जो एरिया होता है मेंटल क्रस्ट के बीच का, वहां पे आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ हाइपोसेंटर जैसे जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ उसके ऊपर आपको एपिसेंटर दिखाई देगा। और मोस्टली ये जो एक्टिविटीज होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक होता क्यों है। उसके लिए आपको देखना होगा कि भाई क्या क्या रीजंस हैं अर्थक्वेक के। बट मोस्टली जब अर्थक्वेक आ जाता है तो कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। ये बेसिक एनसीईआरटी स्टफ है। तो प्राइमरी वेव्स, these are the fastest seismic waves and the first to arrive at the seismic station. ये compression waves होती हैं that moves through the earth like sound waves and can travel through solid and liquid material. So ये important है। यहाँ पे प्राइमरी वेव्स solid liquid material दोनों के थ्रू पास होती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो स्लोवर होती हैं पी वेव से। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स दैट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। तो जो अर्थ की हमें अंदर की जो डिटेल्स हैं वो भी जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं इनके माध्यम से पता चलती हैं। देन देयर आर द सरफेस वेव, द स्लोएस्ट सीस्मिक वेव्स ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस। ये वेव्स हैं दे कॉज द ग्राउंड टू शेक इन ए रोलिंग मोशन। और जो मेजॉरिटी ग्राउंड शेकिंग डैमेज होता है ये सरफेस वेव्स की वजह से होता है। पी वेव्स जो होती हैं दे अल्टरनेटिवली कंप्रेस एंड स्ट्रेच। जैसे हमने देखा कि पी वेव जो है कंप्रेशन वेव्स है,
तो ये मोस्टली कंप्रेस और स्ट्रेच करती है। एस वेव्स कॉज द क्रिस्टल मटेरियल टू मूव बैक एंड फोर्थ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आप दिखाई देगा कि पैरेलल डायरेक्शन के जा रहा है। तो ये डिफरेंस जो है पी और एस वेव का बहुत बेसिक डिफरेंस है विच यू शुड नो। कॉज क्या होते हैं? मोस्टली जो कॉज होता है, जो सीवियर अर्थक्वेक आते हैं रिएक्टर स्केल में जिनकी वैल्यू 7 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 7 या 8 है, उससे भी ऊपर होते हैं, तो ये मोस्टली प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होता है। सो प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है, इसमें कहा जाता है कि जो हमारा अर्थ है वहाँ प्लेट्स हैं, मोस्टली क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं विच आर मूविंग। तो आगे हम मैप के माध्यम से देखेंगे कौन कौन सी प्लेट्स हैं, एंड देन दे कैन कॉज अर्थक्वेक्स व्हेन द प्लेट्स इंटरैक्ट अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी जब मैग्मा ऊपर आता है और बहुत ही इंटेंस एक्टिविटीज होती हैं तो अर्थक्वेक आ सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट। जब आप इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड करते हो इनटू द ग्राउंड फॉर वेस्ट डिस्पोजल और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा, इसकी वजह से भी होता है। रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक्स भी होते हैं जहां लार्ज रिजर्वायर से हमने एग्जांपल्स देखे हैं, फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र जहां लार्ज रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, तो वी सी कि भाई वहां पे भी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द वाटर चेंजेस एंड अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट, वहां भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। और ग्लेशियल रिबाउंड की वजह से भी होता है। ग्लेशियर्स जो हिमालयाज पर्टिकुलरली इंडिया के कंटेक्स्ट में, दे कैन कॉज अर्थक्वेक्स एज दे एडवांस और रिट्रीट एंड कॉज चेंजेस इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये मोस्टली रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन आपको दिखाई देगा वो है प्लेट टेक्टोनिक्स का। नाउ ताइवान में अर्थक्वेक आया है, तो ये जो रिंग ऑफ फायर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस रिंग ऑफ फायर इज अ वेरी पेकुलियर कंसेप्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि कैसे मोस्टली यहाँ पे जो प्लेट का जो मूवमेंट है, मेजर प्लेट्स का स्पेसिफिक ओशन है, इसकी वजह से जो पूरी बेल्ट है यहाँ मैसिव अर्थक्वेक्स आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया के इधर से ट्रेंच से होता हुआ निकलता है और पूरा जो फिलीपींस ट्रेंच है, जापानी ट्रेंच है, इसको कवर करता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना हमारे लिए। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ताइवान और दिस इज जापान। तो ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ मैसिव अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए ताइवान में भी जनरली आप देखते हो कि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। जो प्लेट्स का मूवमेंट है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हमने बात की, तो जो जो मेजर प्लेट्स हैं आप देख सकते हो उनमें आपको दिखाई देगा, और स्मॉलर प्लेट्स दोनों जो हैं मेजर और माइनर प्लेट्स, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे आस्क ए क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। सो पैसिफिक प्लेट एक मेजर प्लेट है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन जो प्लेट है वो एक मेजर प्लेट है। तो जो मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक्स आते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक मोर प्रोन टू अर्थक्वेक जो एरियाज हैं मोस्टली हिमालयन एरियाज है, बिकॉज इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन एक तरीके से, और उसकी वजह से नेपाल में भी और जो हिमालयन स्टेट्स है वहाँ काफी ज्यादा अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये जो स्मॉलर प्लेट्स है, नाजिका हो गई फॉर एग्जांपल, स्कोथिया हो गई, ये आपकी इनकी लोकेशन यू शुड नो। ये एक ज्योग्राफी में आपसे एक सवाल प्रीलिम्स में यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो सिस्मिक जोन जो मैप है इंडिया का, उसमें हमने डिवाइड किया है जोन 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो रेड वाला एरिया है जोन 5 का है, हाईली रिस्क वाला एरिया है ये, यहाँ काफी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो जो ग्रेट अर्थक्वेक्स हैं 8 से ऊपर रिएक्टर स्केल में, तो आप देख सकते हो देयर ग्रेट अर्थक्वेक्स दे कैन टोटली डिस्ट्रॉय कम्युनिटीज नियर इट्स एपीसेंटर। और अगर आप देखें पिछले सेंचुरी की इंडिया की हिस्ट्री, तो इंडिया में अर्थक्वेक्स आए हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल आसाम का अर्थक्वेक 1897 का बहुत ही मेजर अर्थक्वेक था, 8.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था आसाम में। कांगड़ा जो शिमला के पास जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ 1905 में अर्थक्वेक आया था, दैट इज ऑल्सो 8.6। उसके बाद बिहार नेपाल बॉर्डर में 1934 में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 8.4 रिएक्टर स्केल देखा गया था। और आसाम तिब्बत जो अर्थक्वेक आया था 1950 का, वो भी एक बहुत ही मेजर ग्रेट अर्थक्वेक था जिसमें 8.7 मैग्नीट्यूड की रिएक्टर स्केल में इसको देखा गया। तो आप देखें पिछले एक सेंचुरी में कि इंडिया में ग्रेट अर्थक्वेक्स भी आए हैं, और ये मोस्टली आपको दिखाई देंगे हिमालयन स्टेट्स में। तो जो दक्कन का हमारा रीजन है वो काफी स्टेबल लैंड मास है, तो ये आप देख सकते हो दक्कन मोस्टली आपको दिखाई देगा कि काफी स्टेबल ये लैंड मास यहाँ पे है। मॉडरेट रिस्क वाले जो एरियाज हैं, अब यहाँ पे आपको नॉर्थ, ये जो गुजरात दिखाई दे रहा है, जो कच्छ का एरिया है, यहाँ कच्छ में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था 2001 में।
सो और ये जो स्मॉलर आपको एरियाज दिखाई दे रहे हैं ये भी हिमालयन स्टेट्स के एरियाज हैं, तो ये हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दिस इज नेपाल बिहार बॉर्डर एंड दिस इज द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो सीस्मिक जोन जो है वो वेरी क्लियर है कि हिमालयन जो एरियाज हैं दे आर वेरी प्रोन टू द अर्थक्वेक्स एंड दैट इज ए वेरी सीरियस चैलेंज। डिटेल में अगर आपको देखना हो ज़्यादा बढ़िया मैप के थ्रू, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मैप विच इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा। जो सीस्मिक जोन मैप है इंडिया का, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड वन। तो आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो। यू कैन सी द नॉर्थ मध्य प्रदेश है और साउथ सदर्न मध्य प्रदेश है, उसको ये बेल्ट जो है वो डिवाइड कर रही है यहाँ से। सो यू कैन ऑल्सो सी देयर कि ये नर्मदा और ताप्ती का जो डायरेक्शन है मोस्टली, ये दैट द एरिया इज कवर्ड थ्रू दैट बेल्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप देखें ज्योग्राफिक एरियाज को, तो मोस्टली 58.6% जो एरिया है वो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में आ रहे हैं। सो मेजोरिटी ऑफ इंडियन लैंड मास इज वेरी प्रोन टू earthquakes. So this is a very serious threat for us. India is a developing country, हमारी population जो है that is very huge, 1.4 billion people, और ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज आल्सो वेरी लिमिटेड। सो ह्यूज डेवलपमेंटल सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आर देयर प्लस द प्रोपेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स, तो उसको हमको अकाउंट में लाना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट आप अर्थक्वेक कर सकते हैं, अर्थक्वेक को आप सिंपली एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सिंपली रिमूव इट फ्रॉम द इक्वेशन, क्योंकि दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना। आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते इसके साथ, दे विल कम। व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर एंड मिटिगेट। जो इफेक्ट उसका पड़ना है ऑन लाइव्स, ऑन रिसोर्सेज, ऑन कंस्ट्रक्शन, उसको आप कम कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते इक्वेशन से। जो क्रिटिकल एरियाज हैं अगर आप देखें, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस जो है इंडिया की एक सीरियस इशू है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू अर्थक्वेक, इन वैरायटी ऑफ एरियाज यू कैन सी कि लैक ऑफ अवेयरनेस कॉजेज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लिटरेसी का भी इशू है, प्लस लैक ऑफ अवेयरनेस को आप लिटरेसी से लिंक कर सकते हो, सोसाइटल जो एक कल्चर है उससे लिंक कर सकते हो। इनएडिक्वेट अटेंशन पे किया जाता है टू स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स। इंजीनियरिंग सिलेबस जो होता है हमारे कॉलेजेस का, उसमें पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर्स का, उसमें जो मिटिगेशन मेजर्स हैं स्ट्रक्चरल, वो इंक्लूड प्रॉपरली, उन पर अटेंशन नहीं दिया जाता। इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं, प्रॉपरली डिलिनेटेड हैं, विजिबल हैं उनकी साइट्स में जब आप जाओगे डिपार्टमेंट्स की, लेकिन फिर भी उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती और इन्फोर्समेंट नहीं होती, और टाउन प्लानिंग में भी जो बायलॉज होते हैं उसमें उनको इनकॉर्पोरेट प्रॉपरली नहीं किया जाता, जहां किया भी जाता है वहां इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। Absence of systems of licensing of engineers and masons, this is also important। engineers के लिए फिर भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि most of them have technical education, but in case of masons, जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उनके लिए दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर दिस, दे आर नॉट स्किल्ड फॉर दिस। तो ये भी अपने आप में सीरियस इशू है। absence of earthquake resistant features in non engineered construction in suburban rural areas, तो यहाँ पे suburban rural areas में अवेयरनेस का भी इशू है, और मोस्टली कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आप अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, वो भी एक अपने आप में इशू है। फॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें अमंग प्रोफेशनल्स इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, और एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेसिटी अमंग वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स। इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें मीडिया भी है, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो प्रिपेयर्डनेस वी लैक, एंड दिस इज ऑल्सो द आर्टिकल जो ताइवान के ऊपर पब्लिश हुआ है वो बात कर रहा है कि कैसे बिकॉज ऑफ द प्रिपेयर्डनेस and how they have learned from the previous earthquakes कि ताइवान ने कितना बढ़िया प्रिपेयर्डनेस किया है, जो उनके बिल्डिंग कोड्स हैं उनको उन्होंने प्रॉपरली डिलिनेट किया, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है, इसकी वजह से डैमेज काफी कम है। रिमेंबर, अर्थक्वेक इन इटसेल्फ डोंट कॉजेस डेथ। यस, अर्थक्वेक की वजह से डेथ नहीं होती, ये एक मिसकंसेप्शन है। अर्थक्वेक के कारण जो इवेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग शेक करती हैं मोस्टली, उसकी वजह से डेथ्स होती है। आप अगर आप किसी खुले मैदान में खड़े हुए हैं और अर्थक्वेक आया, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, इवन 8.58, तो देयर विल बी लेस पॉसिबिलिटी, बट अगर इफ यू आर लिविंग इन ए बिल्डिंग और नियर ए बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उससे डैमेज होगा। तो बिल्डिंग्स का जो हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो मेथोडोलॉजी है, जो टेक्निक है, ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस एज्यूम कर लेता है। तो इंडिया में जो अर्थक्वेक मैनेजमेंट है उसमें 6 पिलर्स इसीलिए डिलिनेट किए गए हैं। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी नए आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं
वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, आप देखें बहुत बड़ा रीजन गवर्नमेंट द्वारा ये भी दिया गया कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज आउटडेटेड, इट वाज नॉट पॉसिबल टू रेट्रोफिट द बिल्डिंग अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हमें एक नई बिल्डिंग चाहिए। तो नई बिल्डिंग जो बनाई गई है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते बनाई गई है। सो दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट थिंग। नई बिल्डिंग जो भी बने, नए स्ट्रक्चर जो भी बने, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन वहाँ होना चाहिए। सेलेक्टिव सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी स्ट्रक्चर एंड लाइफलाइन स्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो प्रायोरिटी स्ट्रक्चर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें राष्ट्रपति भवन है या इंडिया के इंपॉर्टेंट जो ऑफिसेज हैं, वहां पर रिट्रोफिटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा रेगुलेशन एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। जो बायलॉज हैं, जो टाउन प्लानिंग आप करते हैं, अर्बन प्लानिंग करते हैं, उसमें रेगुलेशन एनफोर्समेंट बायलॉज का, जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनका एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है अगर आप अर्थक्वेक मैनेजमेंट अच्छा चाहते हैं। अवेयरनेस among the common people, among all the stakeholders, media, educational institutions, हॉस्पिटल्स, सिविल सोसाइटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए और प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। ये प्रिपेयर्डनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग भी होगी, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, हेल्थ एस्पेक्ट भी है, हर एंगल इसमें आ जाएगा। कैपेसिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, R&D, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आप, डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट ताकि आप जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनसे प्रॉपरली लर्न कर सकें, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो आप कम कर सकते हो, जो फैटिलिटीज़ होती हैं उनको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 6 पिलर्स हैं अर्थक्वेक मैनेजमेंट के इंडिया में, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के लिए। हजार्ड मिटिगेशन आप ऐसे ही करते हो। मैंने आपको कहा कि अर्थक्वेक को आप इक्वेशन से रिमूव नहीं कर सकते, एट बेस्ट यू कैन मिटिगेट इट। तो आज पे एक मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाने बहुत जरूरी है। इंडिया में काफी सेंटर्स ऐसे हैं भी, सिस्मोलॉजिक सेंटर्स। वल्नरेबिलिटी मैप मैंने आपको शुरू में दिखाया कैसे हमारा प्रिपेयर हो चुका है वल्नरेबिलिटी मैप्स, और उसके माध्यम से एजुकेट किया जा रहा है प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट्स लाइक यू। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, जो लाइक ड्रॉप कवर एंड होल्ड टेक्निक जो होती है। प्लानिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया कैसे बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं। एजुकेशन और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, इसीलिए ऐसे ही आप अर्थक्वेक को मिटिगेट करते हो। यहाँ पे एक जो एलिमेंट मिसिंग है दैट इज कि जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स पर्टिकुलरली इन द हिमालयन स्टेट्स, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर वो लद्दाख हो या फिर वो अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी पहले, जो मटेरियल, जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, दैट बेसिकली वाज डन कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो वहां से भी हमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। एक बहुत ही सीवियर जो इशू है अर्थक्वेक के साथ कि इसमें अर्ली वार्निंग आपको ज्यादा नहीं मिलती। अर्थक्वेक इंड्यूस सुनामी में आपको अर्ली वार्निंग मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज वेरी सडन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि बहुत सारी डेथ्स और डैमेज और डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक की वजह से होता है। तो इसमें आप सिर्फ प्रिपेयर्डनेस की तरफ ज्यादा जा सकते हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, नॉर्थ नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट बेसिकली इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक मिटिगेशन एफर्ट्स। जो हाई प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आप क्या कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी उसमें कैसे हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी लीगल जो रिजीम है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, पब्लिक अवेयरनेस इसके अंदर मेंशन की गई है। और इस कंटेक्स्ट में जो डीएम एक्ट है 2005 का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। कितनी बार इंडियन हिस्ट्री में इस एक्ट को इन्वोक किया गया है, सिर्फ एक बार, जब जब कोविड का क्राइसिस 2020 में आया था। तो डीएम एक्ट इज द अल्टीमेट एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, और इसी के तहत आप देखते हैं कि कैसे एनडीआरएफ जैसे इंस्टीट्यूशन से बनाए गए हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये इंस्टीट्यूशंस आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, ये इमरजेंसी रिस्पांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल बिल्डिंग कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग कोड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बेसिक से बेसिक चीजें जो कि जरूरी है अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए, उसमें आपको मेंशन मिलेगी। प्लस बीएमटीपीसी, एफर्ट्स बाय बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ इसरो इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। कैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट या जो मिटिगेशन है अर्थक्वेक का, इसमें टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ डिजिटल डेटा मैप्स फॉर फैसिलिटेटिंग हजार्ड डोनेशन, डैमेज असेसमेंट, मेजर नेचुरल डिजास्टर्स में सैटेलाइट एरियल डेटा का इस्तेमाल करना, अप्रोप्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाता है जब अर्थक्वेक आता है, जो बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वो
कम्युनिकेशन का हो या वो एनर्जी का हो, ये डैमेज होता है तो उस वक्त रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास होना बहुत जरूरी। तो इसमें भी इसरो का काफी बड़ा रोल है। डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड आरडी टुवर्ड्स अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर्स। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अर्थक्वेक इंड्यूस्ड सुनामी होती है, फॉर एग्जांपल 2004 की जो सुनामी आई थी, उस वो मोस्टली आई थी बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक इन द ओशनिक रीजन, तो उसमें अर्ली वार्निंग काम करती है। ये है। प्लस जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क जरूर आएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये ग्लोबल डॉक्यूमेंट है, इंडिया से सिग्नेचरी 2015 से 2030 के बीच में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे सब्सटेंशियल रिडक्शन किया जाए डिजास्टर रिस्क और लॉसेस इन लाइफ का, लाइवलीहुड का, हेल्थ का, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल असेट्स ऑफ पर्सन, बिजनेस, कम्युनिटी एंड countries, prevent new and reduce existing disaster risk। आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल, सोशल, हेल्थ, कल्चरल, एजुकेशन, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। ये आप देख सकते हैं कितना इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारे जो एंगल्स हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं। आप रिस्क रिडक्शन के लिए क्या आपको करना है, तो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करना है ताकि रिजिलियंस को मजबूत किया जा सके। यहाँ पे ये बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात है कि मल्टी हजार्ड मैनेजमेंट की इस सेंडाई फ्रेमवर्क में बात की गई। हजार्ड्स आर इंक्रीजिंग, disasters are basically the frequency is simply very high these days। extreme events are happening, climate change भी वजह है, urbanization भी वजह है, और pollution भी वजह है, और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है इन वनरेबल एरियाज जैसे हिमालयन स्टेट्स है, इनकी काफ़ी कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, और तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड टू दीज हजार्ड्स। इसीलिए मल्टी हजार्ड मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो इसके साथ साथ आप देखते हो कि एसोसिएटेड इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक की वजह से आती है। तो इसलिए मल्टी हजार्ड मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी हो जाता है। प्रायोरिटीज जो हैं, प्रायोरिटी 1 से लेकर प्रायोरिटी 4, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में लिखोगे। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, ये आप जो एक पैराडाइम है इसको किसी भी डिजास्टर के लिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो डिजास्टर रिस्क को समझना, अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, फ्लड है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को मजबूत करना, ये हर एक आप डिजास्टर में इसको लिंक कर सकते हो। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रिजिलियंस, इन्वेस्टमेंट करना उसमें बहुत जरूरी है। और 4 is enhancing disaster preparedness and effective response and building back better in recovery, rehabilitation and reconstruction। इसको आप हर जगह किसी भी डिजास्टर में ब्यूटीफुली यू कैन ब्रिंग इन अपने आंसर राइटिंग। और जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिसमें आप देख रहे हो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है स्टेट्स की। इसमें बताया गया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल नेशनल अथॉरिटीज, कोहेरेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। जो हमारे पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को इंटीग्रेट करके रखना। लोकल और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ डिजास्टर रिस्क को अकाउंट में लाना। बिल्डिंग बैक बेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिजास्टर हिट यू, you simply want to go back to normal life as soon as possible। ग्लोबल पार्टनरशिप करना, डेवलप्ड कंट्री से सपोर्ट लेना, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसको आप आपके आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द आंसर। ये बेसिकली जो बात है, ये दिस इज फॉर जीएस पेपर 3, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सो दिस इज द सेकंड टॉपिक फॉर टुडे। तो जो एक्यूज्ड हैं क्रिमिनल केसेस में, 1 मोर सीट्स इन 17th लोकसभा, जो लास्ट लोकसभा थी उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, तो मोस्टली सुप्रीम कोर्ट का एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें अमिकस क्यूरी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन जो है हमारे लेजिस्लेचर्स में एक सीरियस थ्रेट है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, और जो हमारे लेजिस्लेचर का और पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इथिकल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सिटीजंस ऑफ इंडिया, द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, उसको भी एक तरीके से अंडरमाइन करता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। उसके पहले आई वांट यू टू सी समथिंग। तो एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें वो फेज 1, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं 19 मोस्टली अप्रैल को आई थिंक द फर्स्ट इलेक्शन टुक प्लेस,
और अभी जो इलेक्शन 26 अप्रैल को होने वाले हैं फेज 1 और फेज 2 के लिए, उन्होंने डिटेल में जो कैंडिडेट्स फ्रे में हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनका सारा डेटा पब्लिश किया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको मिला है। तो 251 कैंडिडेट्स जो हैं क्रिमिनल केसेस हैं, उनके ऊपर 16%, सीरियस क्रिमिनल केसेस 10%, एवरेज असेट्स जो है वो 4.51 करोड़ है एक हमारे कैंडिडेट की। सो मच फॉर पुअर डेवलपिंग इंडिया। और 450 करोड़पति कैंडिडेट्स हैं, 28%। तो जो मेजर पार्टीज हैं जो जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट्स के थ्रू, आप देख सकते हैं आरजेडी, डीएमके, एसपी, आईटीसी, बीजेपी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यू वांट टू सी कि भाई जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कितने लोग टेंटेड कैंडिडेट्स उनके हैं जिनको उन्होंने टिकट दी है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड है, ये डिटेल में रिपोर्ट आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनालाइज 1618। ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्रिमिनल केसेस 251, सीरियस क्रिमिनल केसेस 180। अब यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिखाई देगा सीरियस क्रिमिनल केसेस का, पे अटेंशन। ऑफेंस, ऐसा केस सीरियस क्रिमिनल केस होता है जिसमें ऑफेंस जो है मैक्सिमम पनिशमेंट की वो 5 साल से ऊपर है, नॉन बेलेबल है, जमानत का प्रावधान नहीं है, इलेक्टोरल ऑफेंस है, ब्राइबरी फॉर एग्जांपल आरपीए एक्ट के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ऑफेंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ एक्सक्यूर, जो सरकारी खजाने में नुकसान में हो जाए, ऑफेंसेस दैट असॉल्ट, मर्डर, किडनैप, रेप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 8, ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और क्राइम्स अगेंस्ट वुमन। ये सीरियस क्रिमिनल केसेस क्राइटेरिया है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं 160, 10%, इनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में। कन्विक्टेड केसेस 14 कैंडिडेट्स हैव डिक्लेयर्ड केसेस वेयर दे हैव बीन कन्विक्टेड। मर्डर 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है 19 कैंडिडेट्स हैं, 17 कैंडिडेट्स क्राइम अगेंस्ट वुमन, और हेट स्पीच जो है 35 कैंडिडेट्स के ऊपर है। दिस इज फॉर फेज 1। फेज 2 में भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सिचुएशन दिखाई देगी। 33% करोड़पति कैंडिडेट्स, 5.17 करोड़, ज्यादा बढ़ गया सेकंड फेज में जो एवरेज असेट्स हैं। और जो पार्टीज हैं वो भी आप देख सकते हो कौन सी पार्टी किनको टिकट दे रही है। सो ये भी अपने आप में दैट इज विजिबल टू यू। क्रिमिनल केसेस 250, दैट इज 21%। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड केसेस 32 हैं, 3 कैंडिडेट्स के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है, 24 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चल रहा है, 25 के ऊपर सेक्शन 376 क्राइम अगेंस्ट वुमन है, और 1 कैंडिडेट के ऊपर रेप के चार्जेस भी हैं। सो ये एक सीरियस इशू है, एक सीरियस क्रिमिनल केसेस दे आर देयर। 3 कैंडिडेट्स भी आपके सामने हैं जिनके खिलाफ मैक्सिमम डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं। सो वन गाय हैव 243 केसेस, one guy has 211 cases, so you can see serious IPC 139. Now 2019 की जनरल इलेक्शन से हम कंपेयर करते हैं, इसमें हम देखते हैं तो आप दिखाई देगा जो पूरा डेटा आपके सामने है 2009, 14, 19 जो पिछले 3 जनरल इलेक्शंस थे, इसमें आपको डेटा दिखाई दे रहा है। तो 30% जो ये डिक्लेयर्ड विनर्स हैं, ये लोग, ये कैंडिडेट्स नहीं है, ये चुनाव जीते हुए हैं। जो लोकसभा बनी थी 15वीं, 16वीं और 17वीं, उनका डेटा आपके सामने है। 30% जो कैंडिडेट जो जीते 2009 के चुनाव में, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, 14% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, 21% के खिलाफ 2014 में सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, 29 के खिलाफ 2019 में सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन का जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज ए वेरी सीरियस इशू। 44% इंक्रीज दिखाई दिया है इन नंबर ऑफ एमपीज विद डिक्लेयर्ड criminal cases since 2009. Now, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर हम देखें 2009, 14 और 19 का, तो जो करोड़पति हमारे मेंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो 58% करोड़पति चुनाव जीते 2009 में टोटल स्ट्रेंथ में, यहाँ 82% और यहाँ पे 88%। तो आप कह सकते हो कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये करोड़पति हैं इन ए कंट्री विच इज ए डेवलपिंग कंट्री। और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2700 रुपए है ऑलमोस्ट, IMF का डेटा कह रहा है 2700 रुपए है पर कैपिटा इनकम हमारी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ए करोड़पति। आई एम नॉट मेकिंग ए क्लेम कि पैसा कमाना लीगली और उसको एक्यूमुलेट करना गलत बात है। आई एम सिंपली मेकिंग ए पॉइंट कि क्रिमिनलाइजेशन का सीरियस लिंकेज है विद द मनी पावर, जो कि आप आगे देखेंगे। क्या है रीजन, क्यों भाई क्रिमिनलाइज हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाई इंडियंस आर इलेक्टिंग
क्रिमिनल पीपल, जिनके खिलाफ इतने सीरियस मुकदमे दर्ज हैं, हमारे लोग क्यों वोट कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी वजह है। इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री, तो इसमें आप देखोगे कि कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इथनिसिटी, इस तरह के जो वेरिएबल्स है जिनके इर्द गिर्द हमारा समाज बटा हुआ है, तो मोस्टली पीपल फेवर देयर ओन पीपल। और जब ओन पीपल की डेफिनेशन होती है तो मोस्टली कास्ट, आप शेयर एक कास्ट शेयर करते हो, रिलीजन का करते हो, लैंग्वेज आपकी एक है, इथनिसिटी एक है, तो इनके ऊपर वोटिंग की जाती है। तो जो जनता है, नॉर्मल हमारा इलेक्टोरेट है, दे सिंपली इग्नोर द क्रिमिनल एलिमेंट्स ऑफ द बेसिकली द कैंडिडेट जिनको टिकट मिली हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा सीरियस इशू यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जो कि आपको दिखाई देता है इंडिया में कैसे तेजी से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। और ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जो कि आप आगे देखोगे कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिंपली एरोडिंग द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है। करप्शन की वजह से इंडिया में सीरियस इश्यूज हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिसिंग सिस्टम्स भी हो रहा है। तो पुलिस ज़्यादा पॉलिटिसाइज होती जा रही है। दे आर लाइक वर्किंग लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ इज गेटिंग क्रिमिनलाइज्ड। और करप्शन इसकी बहुत बड़ी वजह है। करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है। और जब मनी पावर इन्वॉल्व होती है तो उसको और एग्जबरेट कर जाती है। तो मनी और मसल पावर भी इलेक्शंस में है। इलेक्शंस इंडिया में आइडियली अगर आप देखें, सो द इलेक्शंस आर फॉर एवरीवन। यू कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन एज वेल, प्रोवाइडेड कि आप सर्टन क्वालिफिकेशन मीट करते हैं लोकसभा के लिए। तो इलेक्शंस के लिए आप देखें, सीट सबके लिए ओपन है। द ऑफिसेज आर ओपन टू एवरीबडी। इंडिया एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, एक रिपब्लिक है। सो सारी जो इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं, पब्लिक ऑफिस हैं, दे आर ओपन टू एनीबडी। यू कैन आल्सो फाइट इन इलेक्शन। लेकिन मनी और मसल पावर के बगैर इलेक्शन लड़ना बहुत ही कठिन हो गया। यू नीड ए लॉट ऑफ मनी, यू नीड ए लॉट ऑफ मसल टू विन इलेक्शंस। इसकी वजह से भी क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास पैसा है, उनके पास मसल है, तो उनकी विनेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि उन टिकट उनको ही देंगे वो जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है चुनाव जीतने की। स्लो जुडिशियल प्रोसेस एक बहुत बड़ी वजह है। अब इतने सारे केसेस पेंडिंग है, फिर भी कुछ फैसला नहीं हो पा रहा। तो जुडिशियल जो प्रोसेस है वो सिंपली होपलेसली इट इज वेरी स्लो, एंड दैट इज अ सीरियस रीजन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। मोस्टली आप पार्टीज को देखेंगे, एक्सेप्ट द राइट विंग पार्टीज एंड द लेफ्ट विंग पार्टीज, जहां पे थोड़ा बहुत इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी के ऊपर काम करती है। मोस्ट ऑफ द पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, या तो कास्ट बेस्ड हैं, या लैंग्वेज बेस्ड हैं, एथिसिटी बेस्ड हैं, रिलीजन बेस्ड हैं, और हाई कमांड कल्चर है, सुप्रीमो कल्चर है। तो सुप्रीमो खुश हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ तो टिकट मिल जाती है, पैसा मोगैम्बो के पास पहुंच गया तो टिकट मिल जाती है। तो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो लोकल कार्यकर्ता हैं, दे कैन नॉट ऑल्सो क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द हाई कमांड। फंक्शनिंग जो है इलेक्शन कमीशन की, उसमें भी लूप होल्स हैं। ये एक सीरियस इशू है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करने की पावर तो है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू ये भी कहा गया है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं उनसे सारा डिक्लेरेशन लिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को डेटा पब्लिश करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोन कैन नॉट डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शन। ये भी अपने आप में एक बहुत ही सीरियस इशू है जो कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक अपने आप में बहुत सीरियस इशू बन जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर ये सवाल खड़ा कर देता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वॉचडॉग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 4 वॉचडॉग हैं जिसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी 3 कौन से हैं? बाकी 3 में यूपीएससी आ जाता है, बाकी में 3 में कैग आ जाता है फॉर एग्जांपल, और फाइनेंस कमीशन आ जाता है। यूपीएससी जो मेरिटोक्रेसी है उसको अपहेल्ड करता है इन रिक्रूटमेंट। कैग आपकी पब्लिक पर्स की तरफ नजर रखता है। फाइनेंस कमीशन जो टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर्ली हमारे फेडरलिज्म को, जो फिजिकल फेडरलिज्म है, उसको प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस भी बहुत ही सीरियस इशू है। मैंने आपको बताया, प्रोटेसाइजेशन ऑफ पुलिस एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये जो नेक्सस है जिसमें दोनों का फायदा है, पॉलिटिशियंस का भी क्रिमिनल्स का भी, वो भी एक सीरियस इशू है हमारे सामने जब हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन होते हैं। लेजिस्लेचर इंडिया में अगर आप देखें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक ऐसा ट्राइंगल बनता है जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें जुडिशरी है और जिसमें एग्जीक्यूटिव है।
अब लेजिस्लेचर जो जिसका काम है कानून बनाना और जुडिशरी के ऊपर नजर रखना और एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, अब यहाँ ही करप्ट लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ही क्रिमिनल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक तरीके से डिक्लाइन करता है। दे आर द रूल ब्रेकर्स बट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूल मेकिंग। यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या सिचुएशन होगी। फेथ इंडियन डेमोक्रेसी में डिक्लाइन होती है, अंडरमाइन होती है। इससे जो इलेक्टोरेट है, जो एक टैक्स पेइंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसको लगता है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी सिंपली शैम। तो अंडरमाइनिंग फेथ एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। गुड गवर्नेंस को डैमेज करता है। अब दीज पीपल विल इलेक्ट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा बनते हैं। तो अब ऐसा इनका हिस्ट्री है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि गुड गवर्नेंस के जो नॉर्म्स हैं, जिसमें इंटीग्रिटी है, जिसमें ऑनेस्टी है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, ये सब कुछ अंडरमाइन होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अंडरमाइन करते हैं। इलेक्शंस ना तो फ्री हैं ना फेयर हैं, मसल पावर और मनी पावर की वजह से। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अफेक्ट करता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे ऑल्सो आर लुकिंग टूवर्ड्स द पॉलिटिशियन। ब्यूरोक्रेट का काम क्या होता है? पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। अब जो लोग इंप्लीमेंट उनसे करा रहे हैं, दे आर देमसेल्व्स हैव सीरियस केसेस। तो एग्जीक्यूटिव जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव आते हैं पॉलिटिशियंस, जिनकी वजह से पीस और सोशल हार्मनी को डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि दीज पीपल प्रेफर देयर ओन कास्ट पीपल, रिलीजियस पीपल, इथनिसिटी, लैंग्वेज पीपल इन की पोजीशंस। तो जो सोशल हार्मोनी है हमारे समाज का, जो शांति है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, गिविंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उस पर भी ये अंडरमाइन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमारी इंटरनेशनल इमेज को भी ये डेंट करता है। इमेजिन ए लेजिस्लेचर जिसमें जितने इतने सीरियस केसेस हैं कैंडिडेट विनर्स के ऊपर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग रेप केसेस, वो किसी वुमन स्पेसिफिक लॉ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो ये सीरियस क्राइसिस हमारी सॉफ्ट पावर के ऊपर भी बनता है। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको भी डेंट करता है। मेजर्स क्या लिए गए? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है इंडिया में, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 102 में, तो दे आर देयर। रिपटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज इंपॉर्टेंट लॉ, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। बहुत सारे इसमें आपको एलिमेंट दिखाई देंगे जिसमें स्पेसिफिक केसेस जिसमें वो बात करते हैं कैसे और कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल। तो एडीआर केस 2002 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि भाई जो भी कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ रहा है, उसको अपने अपने क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं अलॉन्ग विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। रमेश दलाल केल एक लैंडमार्क केस है 2005 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिटिंग एमपी और एमएलए विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन अगर 2 साल या उससे ज्यादा की उनको सजा हो जाती। लिली थॉमस केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉटरशेड था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इमीडिएटली आपकी कुर्सी चली जाएगी अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है। पहले क्या होता था रमेश दलाल केस के बाद, कि किसी को फॉर एग्जाम्पल ट्रायल कोर्ट से 5 साल की सजा हो गई, तो वो सीधे हाई कोर्ट चला जाता था, वहां से स्टे ले लेता था और वहां पे प्रोसीडिंग चलती रहती थी और उसकी कुर्सी बची रहती थी। लिली थॉमस के बाद ऐसा नहीं है। अब आपको जब तक हाई कोर्ट एक्विट नहीं कर देता तब तक आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2019 का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ पब्लिश करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट्स में, मीडिया हैंडल्स में, न्यूज़पेपर्स में, जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा कि भाई इंफॉर्मेशन जो है कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, उसको इफेक्टिवली आपको डिसेमिनेट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स थे बूथ कैप्चरिंग के, फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बूथ कैप्चरिंग, एंड दे हैव डन दैट थ्रू आउट द लास्ट 50 years। तो पिछले 50 सालों में उन्होंने ऐसे बहुत सारे फैसले किए और लिए हैं जिसके बेसिस पे बूथ कैप्चरिंग जैसी सिचुएशन अब नहीं होती, और खासकर ईवीएम के बाद तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है। मसल पावर को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करने की काफी कोशिश की है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, और सिक्योरिटी बढ़ा के। इसलिए आप देखते हो इंडिया में ये जो बात हुई पिछले महीनों में वेस्टर्न मीडिया में कि भाई 7 फेजेस में इलेक्शन क्यों हो रहे हैं इंडिया में, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो मसल पावर है उसको डेंट करने के लिए ईसीआई को बहुत बड़ी फोर्सेस चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इतनी बड़ी अवेलेबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए कई फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं।
तो इस तरह से आप क्रिमिनलाइजेशन को डील कर सकते हो। कुछ रिकमेंडेशंस हैं भाई जो एडीआर और बाकी इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हैं कि जो रेमेडिंग जो इमीडिएट प्रॉब्लम है क्रिमिनलाइजेशन की, उसमें जो सिविल सोसाइटी और वेरियस कमिटीज ने, सिटीजन्स ने जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अल्टीमेट कस्टोडियन जस्टिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। इनको रिप्राइम करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिशियन को, कि भाई इस तरह से वो ऐसे लोगों को टिकट ना दें और क्लीन करें सिस्टम को। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी डन ऑफ कैंडिडेट्स कन्विक्टेड फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, स्मगलिंग, डकैती। Disqualification of person contesting election public office against whom charges have been framed for having committed these serious crimes. Cancellation of tax exemption आप political parties को कर सकते हो जिनके पास tinted candidates हैं, और political parties को RTI एक्ट जो है 2005 का उसके तहत भी लाने की जरूरत है। डीरजिस्टर, डी-रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टीज जो नोइंगली कैंडिडेट्स को पुट कर रहे हैं जिनका टिंटेड बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल पार्टीज को एनुअली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पब्लिक को। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। जुडिशरी को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी जो टाइम बाउंड मैनर है उसमें केसेस का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है वो ये है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये कोर्ट्स का के हाथ में है कि वो कैसे फास्ट ट्रैक करें इस तरह के सारे केसेस को। सिटीजनरी को भी एक्टिव होने की जरूरत है। कास्ट, क्रीड, रेस, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, इससे ऊपर जाके ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को वोट करने की जरूरत है। अवेयरनेस उससे जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक ऐसा नहीं होगा। और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस भी एक रिकमेंडेशन है। दिनेश गोस्वामी कमेटी और इंद्रजीत कमेटी ने इसको कहा था कि भाई जो पैसे का इस्तेमाल होता है इसके अंदर चुनावों के अंदर, उसको कम करने के लिए स्टेट फंडिंग की जाए ताकि जो मनी पावर है उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा देयर आर मल्टीपल कमिटीज लाइक वोहरा कमेटी की रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ये 1983 में कमेटी बनाई गई थी ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें ये उनको कहा गया था कि आप आइडेंटिफाई करें पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस को। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो कि इन्हीं लाइंस पे हैं, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है वोहरा कमेटी का, 1983 क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जिसमें 244th रिपोर्ट जो है 2014 में पब्लिश हुई थी, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। उसमें भी ये बात की जा रही कैसे लेजिस्लेचर का क्रिमिनलाइजेशन एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात कही कि फास्ट ट्रैक किया जाएगा, 12 स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया। सो दिस इज ऑल्सो ए इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल किया जाए। नाउ द प्रीलिम्स न्यूज। द इंडो-मॉरिशस टैक्स ट्रीटी एक सीरियस डेवलपमेंट है। तो टैक्स टू मॉरिशस येट टू रेटिफाई टैक्स ट्रीटी प्रोटोकॉल, ये पब्लिश हुआ है आज के हिंदू में। तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, इसका एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस, तो जिसको मॉरिशस ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। और आज का जो डेटा है वो ये कह रहा है कि कैसे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग $1 बिलियन इंडिया स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है इन एंटिसिपेशन कि मॉरिशस रेटिफाई कर सकता है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये है क्या, पहले हम इसको देखते हैं। It refers to tax planning strategies used by multinational companies to shift profit from higher tax jurisdiction to lower tax jurisdiction. हर व्यक्ति टैक्स बचाना चाहता है, तो आप हायर टैक्स जुरिडिक्शन में टैक्स नहीं देना चाहते, आप वहां टैक्स देना चाहते हैं जहां टैक्सेशन कम हो अपने प्रॉफिट के ऊपर। तो ऐसा एक अनइथिकल प्रैक्टिस है, इलीगल प्रैक्टिस है, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। इसको सिंपली डील करने के लिए OECD की एक इम्पोर्टेंट प्लान उन्होंने बनाया है, और इसी कंटेक्स्ट में हमारे लिए ये जो इंडो मॉरिशस टैक्स ट्रीटी प्रोटोकॉल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मॉरिशस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। इंडियन ओशन में श्रीमती इंदिरा गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूज्ड टू कॉल हर छोटा भारत। यस, मेजोरिटी जो यहाँ पे है वो इंडियंस की है मॉरिशस के अंदर, तो इसीलिए हमारा जो रिलेशन है वो स्पेशल है मॉरिशस के साथ। और हमने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट पिछले कई डिकेड पहले उनके साथ साइन किया था। इंडिया में बहुत बड़ा जो FDI रूट होता है वो मॉरिशस और सिंगापुर के थ्रू ही रूट होता है। अब ये लो टैक्स हेवंस हैं, यहाँ पर टैक्सेशन काफी कम है। तो हमारे स्टॉक मार्केट में बेसिकली मॉरिशस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा आता है, और ऐसा
इंडिया और मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट चार्ज कैपिटल गेन्स को चार्ज नहीं किया जाएगा, ऐसी बात की गई थी इंडो मॉरिशस टैक्स ट्रीटी के अंदर, जिसको अमेंड किया गया 2016 में। तो जो प्रोटोकॉल था, इट विल टैकल द लॉन्ग पेंडिंग issue of treaty abuse and round tripping of funds attributed to Indo-Mauritius treaty. Basically इससे हमको रेवेन्यू लॉस हो रहा था, एंड टू प्रिवेंट डबल नॉट टैक्सेशन, स्ट्रीमलाइन द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। तो टैक्स एवेजन अवॉइडेंस को कम करने के लिए हमने दोबारा एक प्रोटोकॉल, जो टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी था उसको जो मॉरिशस ने साइन किया था, उसमें एक प्रोटोकॉल आया और ये कहा गया कि 2017 के बाद कुछ उन्होंने सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए। 2017 के पहले जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको ग्रांडफादर कर दिया। ग्रांडफादरिंग का मतलब होता है, ये आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी फैसला लिया जाता है इस तरह से फाइनेंशियल जिसके इंप्लीकेशन होते हैं, तो आप सेफगार्ड प्रोवाइड करना चाहते हो टू द पीपल एंड कंपनीज जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इन पॉलिसीज एंड प्लान्स एज पर द करंट रूल्स। उनको आप रिट्रोस्पेक्टिवली उनके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते, तो ये जो वर्ड यूज किया जाता है वो ग्रांडफादरिंग है। और ये कहा गया कि बाकी के जो इन्वेस्टमेंट होंगे बाद के जो होंगे 2019 के बाद से, दे विल बी सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन टैक्सेशन। तो जो लूप होल्स हैं टैक्सेशन का, इसको ब्रिज करने के लिए एक तरीके से ये जो प्रोटोकॉल है ये लाया गया था, बट अभी मॉरिशस ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग देम टू रेटिफाई एज सून एज पॉसिबल, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि ये जो ब्लैक मनी है इंडिया में, जो कि मॉरिशस सिंगापुर के थ्रू रूट होके वापस हमारे सिस्टम में आती है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको अवॉइड किया जा सके, और जो एफडीआई है उसमें स्ट्रीमलाइनिंग की जाए प्रोसेस की, और उसको क्लीन किया जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन टैक्स मैटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। यूके's रवांडा प्लान इज ए वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। यूनाइटेड किंगडम आप इस मैप में देखिए कहाँ पे है, और रवांडा जो कि एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, बेसिकली इंडियन ओशन जो टच करती है, वहां पे आप देख सकते हो कि दोनों में 4000 माइल्स का डिफरेंस है, 6500 किलोमीटर का। अब ये है क्या? तो रवांडा में डिपोर्टेशन किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स एक तरीके से यूके में इलीगली पहुंच रहे हैं थ्रू अक्रॉस द इंग्लिश चैनल थ्रू बोट्स, उनको यूके की सरकार रवांडा भेजेगी। रवांडा को इस एवज में पैसे दिए जा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। Under the scheme, UK says any asylum seeker entering the UK illegally after January 1st, 2022 could be sent to Rwanda to have their claims processed there. और उनको वहां पर रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा और दे कैन स्टे इन रवांडा। अगर नहीं तो फिर दे कैन अलाउ इन अदर कंट्रीज एज वेल, सेफ कंट्रीज। कोई भी असाइलम सीकर जिसको प्लेन में बैठा के रवांडा छोड़ा जाएगा, दे कैन नॉट रिटर्न टू यूके। कोई लिमिट नहीं है कितने लोगों को भेजा जाएगा रवांडा। और बेसिकली जो प्लान है इनका यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करता है, हालांकि यूके सिग्नेचर है सीएचआर का, फिर भी वो इस प्लान के को आगे लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूके के कहा था कि ये प्लान अनलॉफुल है। लेटर इसको डील करने के लिए यूके पार्लियामेंट ने एक नया बिल पास किया है और कहा है कि रवांडा सेफ कंट्री है। बेसिकली रवांडा को यूनाइटेड किंगडम की मल्टीपल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था, पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया कि अनसेफ कंट्री है, यहाँ पे इलीगल किडनैपिंग्स होती हैं, यहाँ पे इलीगल स्टेट पावर का इस्तेमाल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी के बेसिस में जजमेंट दिया। अब यूके पार्लियामेंट ने उसको पलट के एक नया बिल लेके वो आए हैं ताकि डिपोर्टेशन किए जा सके। प्लान इज टू डिटर द माइग्रेंट्स अराइविंग ऑन स्मॉल बोट्स अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, और लगभग 240 मिलियन पाउंड्स रवांडा को बाय द एंड ऑफ 2023 यूके गवर्नमेंट देगी। इफ मोर देन 300 पीपल आर सेंट टू रवांडा, तो लगभग 120 मिलियन टू बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 20,000 पौंड पर इंडिविजुअल रिलोकेटेड। अब इसमें आपको हिपोक्रेसी दिखाई देगी। यूनाइटेड किंगडम ने सीएए के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्री पास की थी, हमारा जो रिफ्यूजी प्लान था। इसके अलावा अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम लीगली अगर आप देखें तो जो 1951 का यूनाइटेड नेशन ट्रीटी है ऑन रिफ्यूजीज और उसका जो 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका सिग्नेचरी है यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो रिफ्यूजी यूनाइटेड किंगडम पहुंच रहा है टू बेसिकली बिकॉज ऑफ द परसिक्यूशन, रिलीजियस, रेशियल, अदरवाइज अपनी होस्ट कंट्री में उसको छोड़ के वो यूनाइटेड किंगडम पहुंच रहा है, तो यूके कैन नॉट रिटर्न सेंड देम बैक। इसको हम बोलते हैं
refoulement principle. तो यूनाइटेड किंगडम बाय लॉ कैन नॉट फोर्स देम बैक, लेकिन अब यूके के अंदर अभी हमने देखा कुछ पिछले एक डिकेड में कि कैसे ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट क्यों हुआ? क्योंकि वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज हैं उससे वो हटें पीछे, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह माइग्रेंट्स की थी। तो जीनोफोबिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस इशू। जो लोकल लोग हैं दे डोंट लाइक द माइग्रेंट्स बिकॉज दे थिंक द माइग्रेंट्स आर ईटिंग अवे देयर जॉब्स, दे आर सिंपली इम्पोजिंग देयर कल्चर। और एक जो मैंने आपको कहा था हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एरा है वो अब खत्म हो चुका है इसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लॉबी वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिएट हो गई अगेंस्ट माइग्रेशन। तो इसीलिए यूके इस प्लान को पुश कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी इज विजिबल टू यू। वो इन रिफ्यूजीज को रवांडा भेज रहे हैं, उसके बदले में रवांडा गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं ताकि उनके यहाँ जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको डिटर किया जा सके। तो दिस इज इलीगल एक तरीके से कन्वेंशन अगर आप देखें यूएन का, और अनएथिकल भी है बहुत ज्यादा। Candidates tournament is happening. So D. Gukesh, the Indian Grandmaster, will play for the World Chess Championship as the youngest challenger in history. So he has a scripted history. 17-year-old from Chennai won the qualifying event. जो candidate tournament होता है basically वो जो कैंडिडेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, who will challenge the world champion. तो इंडिया राइट नाउ अगर आप देखें एक चेस सुपर पावर है। मिलिटरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम सुपर पावर हो ना हो, लेकिन हम चेस सुपर पावर हैं क्योंकि 84 ग्रांड मास्टर्स इंडिया में है। ये जिनकी फीडे FID रेटिंग जो है वो अगर 2500 से 2700 के अराउंड होती है उनको हम ग्रांड मास्टर्स कहते हैं। एंड दिस इज इन ए कंट्री जहां चेस ओरिजिनेट हुआ, और जहां पिछले 30 साल पहले देयर यूज्ड टू बी ओनली वन गाय, विश्वनाथन आनंद। और दिस इज ऑल्सो ट्रेवेस्टी कि सबसे पहला भारत रत्न स्पोर्ट पर्सन को जिसको मिलना चाहिए था उसमें विश्वनाथन आनंद और एट द टॉप उनको नहीं मिला, तो दैट इज ऑल्सो ट्रेवेस्टी। तो चेस जो है इंडिया में 6th सेंचुरी AD में ओरिजिनेट हुआ। इसको हम चतुरंगा भी कहते थे, स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम था, डिफरेंट मिलिट्री यूनिट्स। बाद में ये गेम पर्शिया गया जहां इसको शतरंज कहा जाने लगा, 8x8 के बोर्ड में इसको प्ले किया जाता था। तो यहाँ से इंडिया से पर्शिया और पर्शिया से यूरोप की तरफ ही गया, और जो मॉडर्न रूल्स हैं वो 19th सेंचुरी में बनाए गए। फीडे फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो कि रेटिंग्स और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मलाइज करता है। तो जो एक ट्रेजेक्ट्री है इंडियन न्यूमेरल्स की, इंडियन ज्योमेट्री, इंडियन मैथमेटिक्स, जो कि इंडिया से अरेबिया के थ्रू यूरोप होते हुए गया, वैसे ही आप देख सकते हो ये भी हमारा जो गेम है वो पहले पर्शिया गया, पर्शिया से यूरोप गया, एंड इट इज वेयर इट इज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज। और दूसरा जो जनरल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स में, हमारा एशियन गेम्स परफॉर्मेंस आप देखिए, ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस देखिए, रिलेटिवली इट वाज बेटर। सो एज इंडिया ग्रोज इकोनॉमिकली, सोसाइटी विल आल्सो फॉलो सूट, और जो गेम्स हैं जो स्पोर्ट्स हैं वहां पे भी आपको हमारी जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एज वेल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गुकेश ऑब्वियसली। दैट्स ऑल टुडेज क्लास। I hope all of you enjoyed it. Please subscribe to the channel, and if you have any doubt, any question, you can simply send your mail to this address. Thank you. I'll meet you again tomorrow.